Okay, write down. For the given configuration, calculate. For the given configuration, calculate the current through the Zener diode. Calculate the current through the Zener diode. ऑप्शंस लिख लो पहले. ऑप्शंस लिख लेना. 6 मिली एम्पियर. अच्छा ऑप्शंस चाहिए आपको? ठीक है. 6, 4, 7 और 0. डायग्राम ड्रॉ कर लो. एवरीवन चेक द डायग्राम क्विकली. डायग्राम आपका कुछ ऐसे है. बोलो. एक सेकेंड ना. आइडियल Zener डायोड है. $500 है ये. सॉरी 500 है एंड वोल्टेज 12 वोल्ट है. गुड. आइडियल Zener डायोड मतलब जो हम लोग का रिवर्स बायसिंग में सिर्फ काम करता है वो वाला. एंड ये जो 10 वोल्ट लिखा है दिस इज द ब्रेकडाउन रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज. ठीक है. ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट देन वी विल गो टू द नेक्स्ट वन. ये 2 सम्स काफ़ी हो जाएंगे. तीसरा करने की ज़रूरत नहीं है. Go ahead everyone. सेकेंड क्वेश्चन में आपको आई जेड और आई एल निकालना है. अच्छा फर्स्ट वाले का आंसर बता दो. सेकेंड वाला बाद में कर लेते हैं. पहले फर्स्ट 4, 6. ओके ओके. Zener डायोड फंक्शन कहाँ पे करता है वो देख लेते हैं. बाकी सब आपका बेसिक सर्किट लॉ ही है. ठीक है. ध्यान देते हैं. Zener डायोड का इफ आई ड्रॉ द डायग्राम आपको याद रहेगा. तो डायग्राम मैंने कुछ ऐसे बनाया था जहाँ पे ऐसे कुछ तो काम करता है. अच्छा आइडियल Zener रिवर्स बायसिंग में काम करेगा. ये पार्ट में करंट ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा 0. अच्छा ये ब्रेकडाउन उन्होंने दिया 10 वोल्ट ही दिया ना. 10 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो रहा है. अच्छा अभी सबसे पहले तो Zener डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे पहुंचेगा या नहीं वो चेक करना पड़ेगा. ठीक है. अगर पहुंच गया
तो ये करंट आ जाएगा, जो भी करंट आ रहा है। बट अगर नहीं पहुंच रहा है, ये वाले सेक्शन में करंट कितना है, 0। हम लोग को सबसे पहले वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक चीज़ें समझे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एवरीवन लुक हियर नाउ, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, ठीक है ना, लुक हियर, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। अच्छा, नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई, इधर बोलो। ओके, लुक हियर, हाउ टू आइडेंटिफाई कि वहाँ पे वो जीनर रिवर्स बायसिंग में ब्रेकडाउन करेगा या नहीं करेगा। क्या? ओके, पहले तो 0 पॉइंट पोटेंशियल सबसे पहले पॉइंट पोटेंशियल मेथड। ओके, बट आपको 9 वोल्ट आया कैसे? पहले तो टोटल करंट, ये दोनों को आप सीरीज मान के चल रहे हो। आई मिलेगा 12 माइनस आई आर। बट हाउ डू यू नो कि जीनर का खुद का रेजिस्टेंस नहीं है? अरे बट ये सेक्शन में तो आता है ना। देखिए एवरीवन पे अटेंशन। अच्छा ठीक है, एक सिंपल सा चीज है, यहाँ पे देख लो, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि ब्रेकडाउन वोल्टेज हो रहा है, लेट अस अज्यूम कि ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन हो रहा है मतलब यहाँ पे कांस्टेंट कितना वोल्टेज रहेगा, 10 वोल्ट। इसका क्रॉस करंट कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 1500 इसको टू 1/150, सही है। ध्यान देना यहाँ पर, मान लेते कि ब्रेकडाउन हो रहा है। सेकेंड केस में यहाँ पे वोल्टेज कितना रहेगा, 2 वोल्ट। टोटल 12 है ना, 12 में से 10 चला गया, 2 वोल्ट बच गया, पक्का। तो ऊपर में वाले में से करंट कितना होगा, कितना हो जाएगा, 2/500, 1/250। कौन सा करंट ग्रेटर है, I1 या I2? I1 ना, ठीक है। I1 ग्रेटर हो गया ना, डिनोमिनेटर बड़ा छोटा है उसका। बट इज इट पॉसिबल? नो। यहाँ से I1 करंट जा रहा है, वो दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है ना, I2 और जो भी है इसमें से करंट जा रहा है। तो मुझे बताओ, कैन I2 बी ग्रेटर देन I1? नो, पॉसिबल ही नहीं है। सो इज द रिवर्स ब्रेकडाउन पॉसिबल? नो। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं हो रहा, पक्का। I2 का वैल्यू 1/250 आया, मतलब इसमें अगर आप देखोगे, सॉरी इसमें मैंने उल्टा लिखा है ऊपर, सॉरी मैंने ऊपर उल्टा लिखा है। सो इस ये I1 है एंड ये I2 है, ठीक है। ये I2 है और ये I1 है। I1 का वैल्यू 1/150 आया, विच इज अ बिगर, I1 इज ग्रेटर देन I2। इज इट पॉसिबल? नो, पॉसिबल ही नहीं है। इनकमिंग करंट स्प्लिट होगा तो छोटा हो जाएगा ना उसमें से करंट, पक्का। तो ब्रेकडाउन पे नहीं पहुंचेगा, ब्रेकडाउन पे नहीं पहुंचेगा तो उसमें से करंट कितना हो गया, 0, पक्का। यहाँ तक क्लियर है? तो आंसर आ जाएगा, क्या है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 0, सही है। सर इसमें अगर I माइनस आई आर करें उससे नहीं हो सकता? I माइनस आई आर वो आपने लिया था ना, देख लो, I इक्वल टू आई जेड प्लस आई आर, तो आई जेड आई माइनस आई आर तो उससे उससे क्या मिल जाएगा। बट हम लोग को चेक करना पड़ेगा पहले ब्रेकडाउन पे पहुंच रहे हैं या नहीं। हाँ बोलो। हाँ हाँ, क्या? हाँ, उसका रेजिस्टेंस होता है बट कांस्टेंट है या नहीं है, नहीं है कांस्टेंट। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता तो V इक्वल टू आई आर और डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा आई आर डायरेक्टली फॉलो करता था, बट वो फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पर। हाउ इज इट पॉसिबल? यहाँ से सपोज कि 3 एम्पियर करंट आ रहा है तो दो में स्प्लिट होगा, तो ये छोटा होना चाहिए ना उससे, ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है? क्या क्या क्या? ये 10 है, सो दिस अक्रॉस दिस विल बी 12 है ना टोटल, ठीक है। ओके ठीक है, पक्का। ओके, बेसिक सा क्वेश्चन था, अच्छा था वो क्वेश्चन। राइट वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। राइट वाला क्वेश्चन ड्रॉ कर लो एवरीवन, ड्रॉ दैट क्वेश्चन एंड राइट डाउन। आपको इसमें 3 चीजें कैलकुलेट करनी है, आई जेड एंड आई एल, बस इतना ही। ऑप्शन नहीं, अभी ऑप्शन, अरे इजी है ये ऑप्शन। वैसे भी मुझे 9 बार रिपीट करना पड़ेगा ना, नहीं 9 नहीं 12।
ओके इजी है एकदम। ब्रेकडाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है? यहाँ पे भी नहीं हो रहा? 50 ना, हाँ 50/4 कितना देगा? 50/12.5 एंड 10/2 10/2 5 तो पॉसिबल है ना? हाँ जो भी है दोनों में मिली एम्पियर में अगर मैं देखूँ तो 12.5 और यहाँ पे क्या आया है? नहीं इसके अक्रॉस 2K के अक्रॉस 5 पॉसिबल है ना? तो ब्रेकडाउन होगा। अच्छा ओके बेसिक से चीज़ है बोलो आगे। आई थिंक सो। अच्छा आ गए आंसर्स 12.5 7.5 और 5 ठीक है। थोड़ा सा आगे जा सकते हैं अभी यहाँ पे। ओके क्या एक सेकंड ना। ओके यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन देखिए ना। अगेन लेट अस अज्यूम कि ये 10 वोल्ट इसके अक्रॉस में डेवलप हो जाता है ठीक है। तो 10 वोल्ट इसके अक्रॉस डेवलप हुआ तो वापस ये I1 ले लेता हूँ मैं। I1 कितना आ जाएगा 10/2 विच इज इक्वल टू 5 ओके। और यहाँ पे कितना बचा 10 में से 60 में से 10 गया 50 50/4 कितना हो जाएगा 12.5। दिस इज पॉसिबल राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ से ठीक है। ये डाउट्स आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं एवरीवन लुक है ना। सो लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट ओके। लास्ट पार्ट है आपका ठीक है। एंड अगेन क्या है फोटोज के लिखे रखे सो एक मिनट ध्यान देते हैं अब यहाँ पे एवरीवन ओके ना ठीक है। तो आपका लास्ट एक ये अच्छा एक्सॉर गेट्स वगैरह सब हो गए थे ठीक है ओके। सो टुडे विल बी द लास्ट लेक्चर आई होप सो ठीक है। इसके बाद सिर्फ आपका क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह पे रहेगा। सॉरी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया सो बट स्विच नहीं किया सो ऐसा नहीं नो अरे बहुत डार्क आ रहा है ना। ठीक है चलो ऐसे ही रखते हैं ठीक है एवरीवन ओके ना ठीक है। सो ओके ठीक है। सो लेट अस प्रोसीड विद द लास्ट पार्ट ओके दैट इज द ईएम वेव्स। अच्छा बाय द वे आपको ईएम वेव्स मैग्नेटिज्म में नहीं हुआ है ना अभी तक? डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं हुआ है ठीक है ओके ठीक है ठीक है। एक सेकंड ना ठीक है चलो लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट। लास्ट टाइम हम लोग का ये हो गया था। एंड अच्छा एंड गेट और गेट वगैरह के आप चीज़ें लिख लोगे खुद से ही ठीक है। मतलब सम सॉल्व कर लोगे एकदम इजी से आते हैं ठीक है ओके। सो लेट अस प्रोसीड विद दिस पार्ट ओके। आई होप सो वी कैन प्रोसीड ठीक है। सो लुक हियर नाउ ओके लास्ट एक्स नॉर था ठीक है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द लास्ट पार्ट दैट इज द ईएम वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। एंड इनिशियल पार्ट में अच्छा खासा सॉल्विंग है बट अगला पार्ट आपको वापस थियरी है तो आपको लिखना पड़ेगा ये चीज़ ठीक है ओके। सो ओके लुक हियर नाउ बस चलो एवरीवन लुक हियर नाउ ठीक है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट का लॉजिक समझते हैं ओके एवरीवन पे अटेंशन ठीक है। पेन नीचे रख दो। लास्ट पार्ट है नया चैप्टर मतलब आप लिख सकते हो। अगर 2-3 लाइनें बाकी है तो यू कैन स्टार्ट ऑन अ न्यू पेज अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू ऑन द सेम ठीक है ओके। डिस्प्लेसमेंट करंट पेन नीचे रख देना ना। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट एंड हाउ डू वी कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट करंट। एक सेकेंड ना ओके ध्यान देते हैं अब यहाँ पे ओके एवरीवन लुक हियर नाउ। मुझे बताओ आपका मैग्नेटिज्म हो गया पूरा पक्का ईएमआई चल रहा है सही है। ईएमआई भी हो गया एसी चल रहा है। एसी लास्ट लेक्चर रहेगा शायद से इसके बाद यस ठीक है ओके एवरीवन पे अटेंशन। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से एक पॉइंट पे जीरो हो सकता है हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड सोच समझ के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन
cease to exist suddenly at a single point, yes or no? मतलब for example metallic conductors, if I consider the conductor, इसके ऊपर चार्जेस है, जो भी है इसके ऊपर है वगैरह, अंदर कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है, इसके ऊपर चार्जेस है, साइड में चार्जेस है, कहीं पे भी चार्जेस हो, कहने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे चले जाते हैं, सही है, एंड सडनली एट दिस पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन दिस मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो. ठीक है, दिस इज द फैक्ट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड? कैन मैग्नेटिक फील्ड सडनली बिकम जीरो? नो, मैग्नेटिक फील्ड सडनली डजंट बिकम जीरो. फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ. ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता तो इसका क्या एग्जांपल है? मुझे होता मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ पे जाते हैं? नॉर्थ से साउथ को. ठीक है, ये तो खत्म हो गया ना? नहीं, साउथ से नहीं, वापस अंदर भी जाते हैं, एक सेकंड, वापस साउथ से नॉर्थ भी जाएंगे, पक्का, इनसाइड. यस, इट इज ऑलवेज इन अ क्लोज लूप. ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इन अ क्लोज लूप. इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज लूप बने नहीं बने, दोनों चांसेस है. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज लूप बनेगा, वो वाले सेटअप को हम लोग बोलते क्या? नहीं नहीं, मतलब जैसे कि अगर पॉजिटिव आपको अगर मैं ड्रॉ कर लूँ तो आराम से आ जाएगा. क्या बोलते हैं इसको? डाइपोल बोलते हैं ना? करेक्ट है. सो लगे सो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इफ दे क्लोज ऑन ईच अदर तो ये हो जाएगा मेरा डाइपोल. बट इज इट नेसेसरी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज भी होना ही चाहिए? नहीं, पॉजिटिव चार्जेस कैन एग्जिस्ट अलोन, बट मैग्नेट्स में ऐसे नहीं होता. मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल रहेगा तो साउथ पोल रहेगा ही. ठीक है, यहाँ पे मोनोपोल. ठीक है, मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट इन केस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब क्या, एकदम सिंपल सा मेरा लॉजिक है. मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल, और वो अचानक से कोई भी पॉइंट पे जीरो नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कंसिडर अ पॉइंट ए ओवर हियर, मतलब यहाँ पे कुछ तो एक मैग्नेटिक फील्ड है जो भी है, एंड इफ आई कंसिडर पॉइंट बी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अचानक से जीरो होने के चांसेस है क्या? नहीं, जीरो नहीं होगी ये मैग्नेटिक फील्ड. इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, सो आंसर मी वन सिंपल थिंग. ओके, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन लुक हियर नाउ. यहाँ पे इफ आई कंसिडर एक कैपेसिटर है, अच्छा लुक हियर नाउ, कैपेसिटर को चलो मैं डीसी अटैच कर लेता हूँ पहले. ओके, कैपेसिटर में डीसी है, कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज्ड. इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा या नहीं होगा? करंट फ्लो होगा या नहीं होगा? बस मुझे इतना बता दो. होगा. इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज्ड है. कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. कुछ ऐसे फ्लो होगा, सही है ये चीज़. ओके, इट विल फ्लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, अच्छा क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो यहाँ से करंट जा रहा है, अभी देखना ध्यान से. ओके, यहाँ से अगर करंट जा रहा है, ठीक है, विल इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट? यस. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग को कौन से लॉ से आ जाएगा? राइट हैंड थंब रूल से आ जाएगा, पक्का. करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे लूप करेगा, सही है. मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैं लूप ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसे बनने वाला है, सही है ये चीज़. ओके, ठीक है. ओके, इट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, पक्का, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज पर द डायरेक्शन. ठीक है, मुझे बताओ. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय विच लॉ? एम्पियर्स लॉ. ठीक है, व्हाट इज एम्पियर्स लॉ? इंटीग्रेशन ऑफ BDL will be equal to म्यू नॉट एन आई, या म्यू नॉट इनटू आई लिख देता हूँ. अभी ये नंबर ऑफ टर्म्स में एक ही मान के चल रहा हूँ, सही है ये चीज. ओके, यहाँ से क्या करंट फ्लो हो रहा है? यस. तो करंट फ्लो हो रहा है, उसके वजह से यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है क्रिएट हुआ है इसके आसपास? यस. कैपेसिटर के सेंटर से करंट कितना फ्लो हो रहा है? अंदर डाइलेक्ट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसे अज्यूम करके चलो. तो डाइलेक्ट्रिक वापस रीओरिएंट नहीं हो रहा. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे रीओरिएंट नहीं हो रहा. कैपेसिटर के अंदर करंट कितना है? जीरो. टेक्निकली कैपेसिटर के अंदर करंट कितना है? जीरो. हाँ, अंदर कोई कंडक्टर थोड़ी है. नहीं कुछ भी नहीं है. हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ करंट कितना है? जीरो. अच्छा, अचानक से, अच्छा मुझे बताओ, राइट में भी यहाँ पे करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे तुम्हें एक फील्ड बनेगा, पक्का. वो तो सेंटर पे तो फील्ड जीरो पॉसिबल है क्या? नहीं. अगर सेंटर पे फील्ड, अच्छा मैं प्लेट के जस्ट लेफ्ट में और जस्ट राइट में ले लूँ तो अचानक से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो नहीं होगा. इज देयर अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द कैपेसिटर? यस. बट इज देयर एनी करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग को करंट, तो ट्रेडिशनल करंट तो हम लोग को पता नहीं है, तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करके. ओके, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करके हम लोग कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे ध्यान देना. ओके, एवरीवन पे अटेंशन, इंटरेस्टिंग है ये पार्ट. ओके, एवरीवन पे अटेंशन. मुझे बताओ Q का खुद का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मुझे बस इतना बता दो. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई बाई एप्सिलॉन. चलो मैं एप्सिलॉन नॉट मान के चलता हूँ, अभी मैं मान के चलता हूँ अंदर एयर है, एयर नहीं रहेगा तो यहाँ पे एप्सिलॉन, चलो मैं एप्सिलॉन ही मान के चलो. चलो जनरल केस. नहीं सर, डेल्टा Q would be delta phi by R, right? क्या? Resistance.
चार्ज के लिए फ्लक्स बाय एप्सिलॉन आ जाएगा ना, क्या सॉरी मैंने उल्टा लिखा, सॉरी यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, ठीक है यहाँ तक ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन, पक्का। अच्छा मैं एप्सिलॉन मतलब एक ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि अंदर कोई तो मीडियम है, मुझे अगर मीडियम नहीं रहेगा तो एप्सिलॉन की जगह पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ओके, सो क्यू विल बी इक्वल टू, कैन आई राइट फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन, पक्का। अच्छा मुझे बताओ, अंदर टेक्निकली कोई करंट नहीं है बट मैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है, अंदर टेक्निकली कोई करंट नहीं है बट मैग्नेटिक इंडक्शन है, कैन आई यूज दिस फॉर्मूला इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन, यस, बट प्रॉब्लम है ये वाले फॉर्मूला में, क्या है थोड़ा मुझे बता सकते हो। इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है, चलो इंटीग्रेट तो मैं कर लूंगा, मान लेते कि अंदर मैं लूप ले रहा हूँ सर्कुलर, इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं, क्या प्रॉब्लम है मुझे बता, अंदर करंट जा रहा है क्या, नहीं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कैन आई डिफरेंशिएट दिस पार्ट, यस, सो पहले मैं आई निकाल देता हूँ, डी क्यू बाई डी टी विच इज इक्वल टू, लेट अस से एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, क्या आएगा डी फाइव बाई डी टी। अच्छा ये कौन सा फ्लक्स चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक याद रखो ये चीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ना ये, पक्का ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा। बट इज देयर एनी ट्रेडिशनल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, अच्छा मुझे बताओ करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट का डेफिनेशन क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टेक्निकली अंदर कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, सो दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल करंट, दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ करंट विच इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, दिस एग्जिस्ट बिकॉज देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। अच्छा मुझे बताओ, ये अगर आप देखोगे तो डिस्प्लेस, अच्छा इसके हिसाब से मैं ये निकाल देता हूँ, ठीक है, फ्लक्स ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ जाएगा, इसके अंदर मान लेते हैं कि बी इनसाइड को मैं बी आई ले लेता हूँ और बी आउटसाइड को बी ओ ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा बी इनसाइड डी एल का फॉर्मूला क्या आने वाला है यहाँ पे, इफ आई सब्स्टिट्यूट इन दिस फॉर्मूला इट विल बी इक्वल टू, कैन आई राइट म्यू इनटू एप्सिलॉन इनटू डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। मैं एक जनरल केस ले लेता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, सही है ये चीज, पक्का। अच्छा ओके, देन व्हाट विल बी द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड, कितना रहेगा, बी डी एल विल बी इक्वल टू, कहने से बी इनसाइड प्लस बी, अच्छा मैं अगर एम्पीरियल लूप ऐसे ले लूँ तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इनसाइड माइनस बी आउटसाइड, माइनस है सॉरी प्लस बी आउटसाइड, अच्छा बी इनसाइड क्या रहेगा, या फिर आउटसाइड पहले लिख देता हूँ, क्या रहेगा म्यू नॉट आई प्लस, इसके वजह से कितना आया म्यू इंटू एप्सिलॉन डी फाइव ई बाई डी टी, सही है। सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन, वो जो एम्पीरियल लॉ है बस हम लोग यहाँ तक ही कंसिडर करते हैं। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट विल ओनली टेक प्लेस और डिस्प्लेसमेंट करंट विल ओनली एग्जिस्ट व्हेन देयर इज व्हाट, नहीं कैपेसिटेंस जरूरी नहीं है, चेंज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो आपने जितने भी सम सॉल्व किए हैं मैग्नेटिज्म में, वहां पे कहीं पे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पार्ट लिया ही नहीं है, तो ये आप सिर्फ इतने पार्ट से सॉल्व करते हो ना, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द एम्पियर्स लॉ, ठीक है, सो दिस इज द मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, ठीक है। सो इज दिस पार्ट क्लियर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ करंट, दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल करंट वेयर द चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये करंट तभी एग्जिस्ट कर रहा है जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। मुझे बताओ करंट बिना फ्लो किए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर सकते हैं, एनी एग्जांपल, करंट बिना फ्लो किए मतलब ट्रेडिशनल करंट के बिना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर सकते हैं, क्या एग्जांपल है, एक्सेलेंट, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर एग्जांपल सपोज कि एकदम सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट अस टेक अ ग्लास रॉड एंड अ सिल्क, ठीक है, जो सिल्क क्लॉथ रहता है, लेट अस अज्यूम कि ग्लास रॉड के ऊपर मैं कंटिन्यूस चार्जेस दे रहा हूँ और उसके सामने मैंने एक सिल्क का क्लॉथ रख दिया, उसके ऊपर मैं नेगेटिव चार्जेस दे रहा हूँ, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग नाउ, यस, सो विल देयर बी अ करंट इंड्यूस बिटवीन देम, यस, विल देयर बी अ मैग्नेटिक इंडक्शन बिटवीन देम, यस, बट टेक्निकली बताओ अगर मैंने ग्लास रॉड और क्लॉथ को अगर दूर रख दिया है, कोई करंट एक्चुअली फ्लो हो रहा है क्या दोनों के बीच में, नहीं, सो ट्रेडिशनल करंट फ्लो नहीं हो रहा बट इंड्यूस करंट या फिर डिस्प्लेसमेंट करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, इज दिस पार्ट क्लियर, पक्का। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एक और एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, अगर मैंने ग्लास रॉड को पूरा चार्ज दे दिया, क्लॉथ को पूरा चार्ज दे दिया, ठीक है, अभी आई एम नॉट पुटिंग एनी मोर चार्ज, ओके, आई एम नॉट चार्जिंग इट एनी फर्दर, अभी मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हो जाएगा, जीरो, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी है बट चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, सो दिस एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड,
इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? ओके, कॉपी डाउन दिस थिंग। अच्छा बाय द वे और एक चीज, मैंने यहाँ पे म्यू नॉट लिखा है, यहाँ पे म्यू लिखा है, ऐसे क्यों? ऐसे भेदभाव क्यों? तो यहाँ पे भी तो मैंने मीडियम लिया। यस, म्यू नॉट कौन सा मीडियम का है? बाहर। मैं बाहर अज्यूम करके चल रहा हूँ कि एयर है, तो ये म्यू नॉट बाहर का हो गया, म्यू इसके अंदर के मटेरियल का है, और एप्सिलॉन भी इसके अंदर के मटेरियल का है। डाइलेक्ट्रिक रहेगा तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, अगर नहीं रहेगा तो दोनों म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यस, नहीं तो फिर नॉर्मल जो मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा वही रहेगा, करंट फ्लो होगा ही कि जब आप डिफरेंशिएट करोगे कांस्टेंट होगा तो जीरो हो जाएगा। नाम ही ना EM वेव्स। डिस्प्लेसमेंट करंट, चैप्टर का नाम EM वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। लास्ट बेंच लिख लेना। ठीक है, सर ये भी कर क्या टेस्ट नेक्स्ट वीक से? ये संडे को नहीं है, हाँ नेक्स्ट संडे को आपको मॉडर्न फिजिक्स का टेस्ट रहेगा। ठीक है, पूरा नहीं ना सर, लेट मी थिंक अबाउट इट। थोड़ा सा एटलीस्ट न्यूक्लियस तक रहेगा, सेमीकंडक्टर्स और ये बाद में कर लेते हैं। तो पूरा ही हो गया। एक बार प्लीज टू बिगिन टू वॉच। ओके, ठीक है, ओके चलिए। सो इफ आई कंसिडर, अच्छा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन इजी सा है, राइट डाउन। हाँ कितना? थोड़ा ही बाकी है आई थिंक सो। अच्छा टाइम के हिसाब से नहीं है, आपको जितना फास्ट लिख सकते हो उसके ऊपर है। हाँ जो है वो कैपेसिटर के अंदर का मीडियम है ना, हाँ मीडियम, एप्सिलॉन भी उसका ही है, और म्यू नॉट बाहर का। ठीक है चलो, आई हैव सीरियस विद दिस। चलो ये आया था मेंस में, यू कैन मार्क दिस। अच्छा क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। अच्छा इफ यू चेक द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी ऑलमोस्ट द सेम एज यू हैव ऑब्टेन्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपको समझेगा यहाँ पे। राइट डाउन अ सर्कुलर फील्ड, अ सर्कुलर सेक्शन लिख दो, अ सर्कुलर सेक्शन ऑफ रेडियस कैपिटल आर, a circular section of radius capital R has time varying electric field, with no अच्छा ये जो करंट होता है ना, ये जो करंट होता है इसको हम लोग कंडक्शन करंट बोलते हैं। ठीक है, और वो जो करंट है वो कौन सा करंट हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विद नो कंडक्शन करंट, सिर्फ फील्ड चेंज हो रहा है, कोई कंडक्शन करंट नहीं है। ये कंडक्शन करंट बोलते हैं हम लोग। जैसे नॉर्मल जो हम लोग का ट्रेडिशनल करंट है वो कंडक्शन करंट है, वो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विद नो कंडक्शन करंट कैलकुलेट द वेरिएशन ऑफ magnetic field, calculate the variation of magnetic field with radius small r, magnetic field with radius small r। ऑप्शन चार, एक ही ऑप्शन में बता रहा हूँ, बाकी तीनों आप गेस कर सकते हो। ठीक है, ए लिखो बी इनसाइड, कैपिटल बी इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एंड कॉमा वही ऑप्शन में कॉमा, वो ऑप्शन में बी आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा? बी इनसाइड, चाहिए तो लिख लो, बी इनसाइड, बी ऑप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। अच्छा थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा? दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और फोर्थ उसका उल्टा हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन का उल्टा है। समझ में आ गया ना? आस्क यार
दो नहीं यार, मैं ऑप्शन आपको चाहिए तो लिख देता हूँ। ऐसे ऑप्शंस आपके बी इनसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बी आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ए है बी पार्ट, बी इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बी आउटसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सी बी इनसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बी आउटसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और लास्ट क्या रहेगा बी इनसाइड उल्टा इसका एंड बी आउटसाइड। ठीक है, ये आपने इसमें किया है मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक इफेक्ट में किया रहेगा आपने, सेम ही आंसर है वहाँ का था, दोनों इनवर्स नहीं है, बी है ना, मतलब मेरे गिवन ऑप्शन में ऐसे ना, इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सेम ही आएगा। मैं चाहिए तो ये प्रूव भी करके आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए एवरीवन ट्राई दिस। यहाँ पे ट्रेडिशनल करंट जीरो है, मतलब कंडक्शन करंट मेरा जीरो है, डिस्प्लेसमेंट करंट कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मैं प्रूव करके बताऊँ, यहाँ पे देख लो, ये वाला पार्ट तो जीरो आ जाएगा, सही है। अच्छा ये वाला पार्ट आएगा तो फिर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली नहीं बता सकते, थोड़े से चेंज हो जाएंगे प्रोपोर्शनलिटी। अच्छा क्वेश्चन क्या पहले वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, सर्कुलर सेक्शन है, ये आर का है। इफ आई टेक इनसाइड, इनसाइड मतलब जो आर रहेगा कहने से इट विल बी स्मॉलर देन आर ना, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अंदर ऐसे जा रहा है, कोई मैग्नेटिक सॉरी कोई यहाँ पे ट्रेडिशनल करंट नहीं है, सही है। ए पार्ट समझ में आ गया, ओके। अच्छा एम्पिरियन लॉ, हम लोग एम्पिरियन लूप ले लेते, क्या आ जाएगा बी, स्फीयर नहीं आएगा ना, सर्कल आएगा ना लूप का। इनसाइड के लिए 2 पाई आर आ जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट या फिर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, कुछ भी ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फाई को मैं क्या लिखूं, ई इंटू ए डी बाई डी टी, कैन आई राइट ई इंटू ए, सही है ये चीज, ओके। एरिया को कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, क्या लिखूं मैं एरिया को, फटाफट बता दो, ये फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब कॉन्स्टेंट है। एरिया को क्या लिखूं मैं, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, सही है ये चीज, डी बाई डी टी मुझे होता है। तो फिर प्रोपोर्शनलिटी क्या आया, एक आर कैंसिल हो गया, तो बी इनसाइड का प्रोपोर्शनलिटी क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सिमिलरली इफ आई टेक बी आउटसाइड, अच्छा बी क्या, हाँ, इफ आई टेक बी आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ इतने एरिया में है ना, सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ पाई आर स्क्वायर के एरिया में है ना, पक्का। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही रहेगा, बी इंटू 2 पाई आर, एम्पीरियन लूप मेरा ऐसा है। यहाँ पे क्या चेंज आ जाएंगे, म्यू एप्सिलॉन पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर जो खुद कांस्टेंट है, डी बाई डी टी। तो वहाँ पे बी आउटसाइड क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सही है। अच्छा कितने लोगों का आ गया, कितने हैं। अच्छा मैग्नेटिज्म में भी सेम ही होता है ना, सेम ही है, ठीक है। आउटकम यहाँ पे वेरी नहीं करेगा, बस यहाँ पे मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलग है। अब बाकी के लूप्स भी ट्राई कर सकते हो। वहां पे आप करंट डेंसिटी लेके सॉल्व करते हो ना, करंट पर यूनिट एरिया मतलब, सही है, हाँ जे लिखते रहोगे आप, सही है। किसको और एक्सप्लेनेशन चाहिए या आई थिंक सो ठीक ही है, चाहिए किसको और एक बार बताओ। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट तो सबसे पहले जीरो हो गया क्योंकि क्लियरली लिखा है कि कंडक्शन करंट नहीं है, तो उसे प्रोपोर्शनलिटी इसके ऊपर आएगा। अच्छा फाई को मैं ई इंटू ई फाई बाई ए होता है ना,
फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो फाई को मैं ई इंटू ए लिख रहा हूँ। ये चेंज हो रहा है डी बाई डी टी, बट उसका प्रोपोर्शनलिटी नहीं पूछा है, ठीक है। टेक्निकली यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आना चाहिए क्योंकि टाइम दोनों हिसाब से वेरी हो रहा है, ठीक है। बट एनीवे, ठीक है, एरिया बाहर आ गया। पहले मैं लूप अंदर लेता हूँ, तो एम्पीरियल का तो प्रॉब्लम नहीं है, पी इंटू टू पाई आर आ जाएगा, सही है यहाँ तक। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ हम लोग कितना लेंगे, जितना ये पार्ट के अंदर है ना, सही है। तो इसलिए एरिया यहाँ पे मैंने पाई आर स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब बाहर के केस में भी वही है, बाहर के केस में भी कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसके अंदर का लेंगे, बट इतने सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, नहीं है ना, तो सिर्फ यहाँ पे पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिया, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे आएगा बाय द वे, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, सही है। ये ग्राफ आपने ड्रॉ किए रहेंगे, ओके। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। एवरीवन कैल्सी है किसी के पास? जितना हो सके मैं उतना छोटा करके देता हूँ आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन एक्चुअली लेंदी है, ठीक है। राइट डाउन, in a parallel plate capacitor, in a parallel plate capacitor with circular plates, in a parallel plate capacitor with circular plates of radius 1 meter has capacitance of 1 nanofarad, has capacitance of 1 nanofarad at t is equal to 0, it is connected to 2 volt battery. It is connected to 2 volt battery with internal resistance 1 mega ohm. Internal resistance of 1 mega ohm. Calculate the magnetic field. Calculate the magnetic field. Halfway between. Calculate the magnetic field halfway between center and periphery. Center and periphery. At t is equal to 1 millisecond from center and periphery, midway between, एक सेकंड, ठीक है। आफ्टर 1 मिलीसेकेंड, ठीक है, ओके। कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है, ठीक है। अच्छा, ओके, क्वेश्चन क्या है? अच्छा, डायग्राम एटलीस्ट यू कैन प्लॉट, ड्रॉ द डायग्राम, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे डायग्राम आपका कुछ ऐसे है। कैपेसिटर है, एक सेकेंड, कैपेसिटर है, सर्कुलर, मतलब अगर आप देखोगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बट एरिया क्या आ जाएगा, सर्कल, ओके। इसके यहाँ पे सिंपल एकदम, डायग्राम बहुत सिंपल है। बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। बैटरी कितने वोल्ट का दिया, 2 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं 1 मेगा ओम, मतलब 10⁶। कैपेसिटेंस कितना है इसका, 1 नैनो फराड। रेडियस कितना दिया है, 1 मीटर, ठीक है। अभी मैं रेडियस ड्रॉ नहीं कर रहा। अच्छा, मतलब मुझे हाफ में बिटवीन द सेंटर एंड द पेरिफेरी, मतलब एक पॉइंट पी यहाँ पे, ये कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से कितने, इस पे r/2 के डिस्टेंस पे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, ओके। नहीं, यहाँ पे क्या पूछा है आपने, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, करेक्ट है, ओके। यहाँ पे भी कंडक्शन करंट कितना हो जाएगा, प्लेट के अंदर कंडक्शन करंट कितना होता है, 0। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ कौन सा करंट रहेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट करंट, ओके। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन। अच्छा, कोई डाइलेक्ट्रिक वगैरह नहीं दिया है, तो हम लोग क्या क्या लेके सॉल्व करेंगे, म्यू नॉट और
एप्सिलॉन नॉट। इसका आंसर मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो ध्यान से समझो। क्या अंदर प्लेट के अंदर कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा ना, तो अगर मैंने एम्पियर लूप अंदर ले लिया तो कोई करंट नहीं फ्लो होगा। मैग्नेटिज्म आता है ना, गुड। बोलो ना। डिस्टेंस कहाँ पे ढूंढना है वो समझ में आया, पेरिफेरी और सेंटर मतलब क्या है? सेंटर ऑफ द प्लेट मतलब अगर आप लिखिए लिखिए, मैं डिस्टेंस का और का बताता हूँ। सर्कुलर प्लेट है ना, करेक्ट। तो सेंटर से लेके पेरीफेरी मतलब इसके बीच का। R1 अरे r/2 ना, पेरिफेरी पेरीफेरी मतलब सरकमफेरेंस। वाह, हाँ तो ये r हुआ ना, तो पॉइंट पे r/2 हो गया ना, हाफ वे बिटवीन द सेंटर एंड पेरीफेरी। अच्छा ओके ठीक है, ट्राई कर लो आराम से, कोई गाय नहीं है, गलत आया चलेगा, बट एटलीस्ट ट्राई दिस। ये शायद से एडवांस में आया था। आरसी सर्किट में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या आता है उसके क्यू का फॉर्मूला? 1 माइनस टी बाई आर सी ना, ई रेशो माइनस टी बाई आर सी। चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, स्टार्टिंग में अनचार्ज है, अनचार्ज नहीं, कहाँ पे दिया है चार्ज? कैपेसिटेंस है वो भाई। फराड किसका यूनिट है? चलेगा। डन। थोड़ा सा टफ है ये। Summation of BDL will be equal to xn mu naught epsilon naught d phi e by dt। सही है, ठीक है। क्या आ गया? मेरे पास आंसर नहीं है, चेक कर लो। हाँ सही है, देख लो ना कितना आ रहा है। वैसे भी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में भी सेम ही आंसर आने वाला है। क्या क्या कैलकुलेशन वैसे इजी है, आंसर है ना, एक सेकंड 1 डिवाइडेड बाई 2.7 ऐसा कुछ तो आंसर आ रहा है, मतलब इंटू 10 समथिंग वही आ रहा है।
जो भी है 10 रेशो का मेरे को पता नहीं, वो एडजस्ट करके देखना पड़ेगा। 1/e आ रहा है इंटू 2। ओके ठीक है, अच्छा ओके, यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन पे अटेंशन। हाँ बोलो बोलो। क्यू इन टर्म्स ऑफ टी मिल गया, उसके बाद 5 e में क्यू डेरिवेटिव, हाँ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। डी डी 5/dt तो आ जाएगा। ओके वेट कंडक्शन करंट तो आपने पहले ही नाम लिया देना है, नहीं है, प्लेट के सेंटर में तो नहीं होगा ना। फेयर इनफ, कैपेसिटर में तो होता है। अच्छा ओके, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे। सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया है पूरा पाई आर स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे थोड़ा सोचो। अच्छा वो हाँ सर क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? हाँ ना, एरिया का सेम ही है। अरे एरिया कहाँ से आएगा? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ना। बेसिक से ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है यहाँ तक। अच्छा अभी हाँ बोलो, आंसर मुझे नहीं पता। 1/ε आ रहा है, 1/c एप्सिलॉन आ रहा है, तो क्या लिखा है आपने? क्या है आंसर? मुझे पता नहीं, मुझे आंसर नहीं पता। 2 आएगा। अच्छा ओके 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 एवरीवन, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू सी वी नॉट। अच्छा क्यू नॉट को मैं क्या सी वी लिख सकता हूँ? हाँ। अच्छा अभी देखो ये इंटरेस्टिंग है, इनटू क्या आएगा? 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। सही है यहाँ तक? ओके अच्छा डिवाइडेड बाई 4, ये क्यों हो रहा है? डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। यस मुझे बताओ। अच्छा यहाँ पे देखो, इफ आई ड्रॉ द, अच्छा एक कोई भी एक प्लेट का मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि एक सेकंड ना। ओके लेट मी ड्रॉ सिंगल प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर। ये पूरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना दिया है? C, बट हम लोगों को सिर्फ इतने सेक्शन का चाहिए ना, जहाँ पे रेडियस कितना हो रहा है? हाफ, तो इसका भी कैपेसिटेंस 1/4 हो जाएगा ना। सही है ये चीज़? ओके ठीक है। अंदर चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, ठीक है अंदर तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है ओके, यहाँ पे यस कॉन्स्टेंट सी टाइम कॉन्स्टेंट है ना वो। हाँ ठीक है हाँ, फाई को क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ना, तो एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट करंट मैंने कैलकुलेट भी वैसे ही किया। अच्छा हाँ बोलो, सही है ये चीज़? ओके यहाँ पे देख लेते हैं आई का वैल्यू। अच्छा डी क्यू बाई डी टी, एक लास्ट पार्ट मुझे कैलकुलेट करना है। इस इक्वल टू क्या आ जाएगा? इफ आई डिफरेंशिएट दिस पार्ट सी वी नॉट डिवाइडेड बाई 4 इनटू क्या आ जाएगा आगे? माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी डिवाइडेड बाई आर सी। अच्छा ये 4Q है, तो सिर्फ इतने सेक्शन में चाहिए ना कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो इसका कैपेसिटेंस भी कितना हो जाएगा? एरिया आधा, एरिया 1/4 हो गया ना, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया उन्होंने हाफ वे। पक्का? ठीक है ओके ओके यहाँ पे देख लो एवरीवन, पे अटेंशन। ठीक है यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ क्या हो गया? हाँ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। कैलकुलेशन इतना भी लेंदी नहीं होगा, अभी देखो यहाँ पे ध्यान से। इनटू कैन आई राइट दिस पार्ट एज क्या आ जाएगा आगे? सी वी नॉट डिवाइडेड बाई 4 ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी डिवाइडेड बाई आर सी। सही है ये चीज़? ओके म्यू नॉट को मैं 2 इंटू 10⁻⁷ लिख सकता हूँ। म्यू नॉट बाई 2 पाई को
4 पाई इंटू 10 माइनस 7 हो गया ना। अच्छा रेडियस कितना दिया है पता नहीं मुझे, पूरा 1 दिया ना, तो लिया ना मैंने यहाँ पे, आर लिया ना ऑलरेडी, ठीक है। ये 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, सही है, ठीक है। इनटू सी कितना है 1 नैनोमीटर 10⁻⁹। ओके ठीक है, सी कैंसिल आउट हो रहा है पक्का। अच्छा यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू कितना है, एक सेकंड, आर का वैल्यू कितना फटाफट बता दो, 10⁶। और वी नॉट का 2, 2/4 इंटू क्या ये e⁻⁻1 हो रहा है, देख लो 1 10⁻3, सही है। सिर्फ ये होना चाहिए क्या आरसी खुद 10⁻³ है, आर क्या है, आरसी खुद 10⁻³ है। हाँ तो 10⁻⁻ से -3 कैंसिल हो गया ना, 1 मिले सही। अच्छा नीचे 10 नहीं इसे कैंसिल कर दिया ना, आर का वैल्यू कितना था 10⁶। हाँ बोलो, तो लिखा ना मैंने 4, वो तो टाइम कांस्टेंट है ना, वो तो थोड़ी आपके प्लेट के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है एवरीवन, यहाँ तक चीज़ें ठीक है, ओके ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ओके एवरीवन, 4 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहा है, सो कितना आएगा, 2/e हो रहा है ना, हाँ 2/e इंटू 10⁻30 टेस्ला, ये है। अगर आपको ये मेथड से नहीं समझे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के भी कर सकते हो, बट दैट विल बी अ लेंथियर मेथड। बहुत छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ऑब्वियसली अगर मैं अंदर डाइलेक्ट्रिक वगैरह यूज करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा मेरा, ठीक के साथ बढ़ जाएगा, μ0 भी बढ़ेगा और एप्सिलॉन भी बढ़ेगा। क्या इंक्रीज होगा ना, मटेरियल का दोनों होता है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स भी होते हैं और मैग्नेटिक कांस्टेंट्स भी तो होते हैं ना। बट बाहर भी तो म्यू और एप्सिलॉन है ना, ओके टाइम कांस्टेंट को वेरी करेगा, ओके डन पक्का एवरीवन, लुक हियर नाउ, ठीक है बोलो बात नहीं, ओके एवरीवन लुक हियर नाउ, सो ओके ठीक है, ये हम लोगों ने सम सॉल्व कर लिया, इतना काफ़ी है अभी के लिए, ठीक है एवरीवन पे अटेंशन। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और द मैक्सवेल्स इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस इक्वेशंस, ओके मैक्सवेल्स इक्वेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इक्वेशंस, ठीक है। पहला, आई थिंक सो यू आर अवेयर ऑफ दिस इक्वेशंस, लेट मी राइट दिस डाउन क्विकली। फर्स्ट लिखो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कंबाइन करके एक्चुअली मैक्सवेल्स इक्वेशन आता है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही है। ये क्या लिखा है बाय द वे मैंने, वो यस फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना पक्का। सेकेंड गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा EDA के जगह पे, अच्छा EDA के जगह पे BDA, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाँ बट इज इक्वल टू क्या, इंडक्शन
not into I enclosed. म्यू नॉट इनटू आई एन बी बाय जीरो हो जाएगा। मुझे बताओ सर, मैग्नेटिक जो लाइंस होते हैं वो तो खुद के ऊपर क्लोज हो जाते हैं ना, तो नंबर ऑफ फ्लक्स पासिंग कितना हो जाएगा? जीरो। सही है। ओके थर्ड, अच्छा ओके थर्ड यू आर, आई थिंक सो यू आर अवेयर ऑफ दिस, ठीक है, समेशन ऑफ, अच्छा ओके ये वाला कहीं पे तो हम लोग ने किया है, ठीक है, कहाँ पे किया है? यस ये बेसिकली E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी है। थोड़ा ये वोल्टेज है ना, क्या वोल्टेज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ E इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स होता है ना, क्या लिया मैंने? डी एल लिया ना, तो वोल्टेज क्या आएगा? ई डी एल। सही है, बेसिकली ये ई एम एफ ही है, बस वो लिखने का थोड़ा सा फैंसी मेथड है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा लास्ट इक्वेशन, यू आर अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। लास्ट इक्वेशन आपका आ जाएगा समेशन ऑफ बी डी एल। अच्छा अच्छा थर्ड वाले को आपने लिखा है यहाँ पे, थर्ड किसका लॉ है? थर्ड किसका लॉ है? फैराडेस लॉ। थर्ड फैराडेस लॉ है। फैराडे इज वन ऑफ द रेयरेस्ट साइंटिस्ट जिनको इतना मैथ्स नहीं आता था, बट स्टिल ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू फिजिक्स, ठीक है। तो इसलिए मोस्टली अगर ये सब चीज़ें देखोगे, जो लेंस लॉ वगैरह है उसकी इक्वेशंस वर गिवन बाय लेंस एंड लेटर स्टडीड बाय मैक्सवेल, बट the major experiments were done by actually Faraday, ठीक है। ओके सो लुक हियर, तो इसका क्या आ जाएगा? करेक्टेड लॉ क्या है? म्यू नॉट आई प्लस म्यू एप्सिलॉन डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे फाई कौन सा है? ई वाला, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, सही है। अच्छा लास्ट वाले लॉ को एम्पियर मैक्सवेल लॉ बोलते हैं, लास्ट वाले लॉ को एम्पियर मैक्सवेल लॉ, ठीक है। आई होप एवरीवन इज डन विद दिस। डन। लास्ट वाला एम्पियर मैक्सवेल लॉ है, आप चाहे तो लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा ओके, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे देख लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग इंटरेस्टिंग और एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। आई होप एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे एवरीवन, फोचारी है, ठीक है। इनफैक्ट ये जो मैक्सवेल के लॉस है, ओके, दिस आर वेरी फेमस लॉस, आप देखोगे ये सब आगे जाके, ठीक है। ओके इनफैक्ट मैक्सवेल ने जब स्पीड ऑफ लाइट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करंट के लिए ये सब लॉस दिए, इवन ऑन हिज टूमस्टोन दिस लॉस आर एनक्रिप्टेड, ठीक है, पूरा, ठीक है। सो ओके सो दिस आर वन ऑफ द फेमस इक्वेशंस, ठीक है। तो लाइट का भी ऐसे इक्वेशन आता है, ठीक है, एंड ठीक है, उनके टूमस्टोन के ऊपर भी ये चीज़ें, और लाइट का भी इक्वेशन लिखा है, ठीक है। ओके सो आप भी अगर ऐसे कुछ अचीव करोगे तो आपके ऊपर भी मतलब लिख सकते हैं, ऐसे मैथ में 50 आउट ऑफ 300 ऐसा कुछ तो लिख के आ सकता है, ठीक है। लुक हियर एवरीवन, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस मैक्सवेल गिव एन इक्वेशन। नाउ लुक हियर, नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट एवरीवन। लुक हियर, बाय वेयरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड can we produce a magnetic field? Yes. And by varying the magnetic field, can we produce electricity? Yes. Faraday's law और Maxwell law यहाँ पे combine किए तो, ठीक है। So over here, majority of the experiments again, look here, were done by Faraday. Look here now. But Faraday was not much aware of the maths behind it, ठीक है। He was not traditionally educated, तो उनको उतना maths इतना नहीं आता था, but he was very smart एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है। सो ओवर हियर मैक्सवेल ने और फेराडे ने बहुत सारे लॉस, एवरीवन लिखे, मैक्सवेल और फेराडे ने बहुत सारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे बाय वेयरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड दे यूज्ड टू ऑब्टेन अ स्पार्क, और यहाँ पे कुछ तो एक लाइट टाइप आता था, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस मैक्सवेल गिव सर्टेन इक्वेशन ऑफ द ईएम वेव्स। नाउ ईएम वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अच्छा ये आइडिया मैक्सवेल को आया बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ फेराडे, ठीक है। अभी देखना है यहाँ पे, मुझे बताना है मोस्ट ऑफ द लॉस यू आर अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ओके। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। लुक हियर, मुझे बताना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेरी करके हम लोग यहाँ पे
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करके हम लोग एक दूसरे को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स, टेल मी. एफ वेक्टर का फॉर्मूला क्या आ जाता है यहाँ पे, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, ध्यान देना यार, ठीक है. क्या ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग इतना अज्यूम करके चलते हैं. ओके, जस्ट द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है. अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं. कैन आई राइट ऑन दिस पार्ट एस E वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सही है. F by Q तो E होता है, सही है. सो कैन आई राइट वेलोसिटी इज इक्वल टू, कैन आई राइट E डिवाइडेड बाय B, ठीक है यहाँ तक. ओके, नाउ लुक हियर. So by knowing the strength of the electric field and the magnetic field, can I calculate the velocity? Yes. Such a velocity which is produced or such a wave which is produced with the help of varying electric field or magnetic field is called as, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, EM waves, electromagnetic waves, क्योंकि this is obtained by varying the electric field and the magnetic field, ठीक है. ध्यान देना भी यहाँ पे. Now if the electric field varies as per the sign function, अभी देखना, now this is interesting. तो E वेक्टर को can I write this as E naught sin omega t, and let us say B vector also varies, B naught, let us say sorry E naught B naught cos omega t. अच्छा, cos q दोनों एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे या परपेंडिकुलर रहेंगे, परपेंडिकुलर. इन द केस ऑफ EM वेव, ठीक है, मैक्सवेल फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे. इनफैक्ट ऑल थ्री ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इफ आई ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस से ये डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है y में, लेट अस से द मैग्नेटिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन z, तो स्पीड ऑफ द लाइट किस में रहेगा, x, ठीक है. ऑल थ्री ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये सबसे पहले मैक्सवेल ने अज्यूम किया. अच्छा, इससे एक फायदा हो जाता है, ठीक है. ओके, अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, व्हाट इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, U by V, ओके, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है, ध्यान देना भैया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, सही है ये चीज. एंड नाउ टेल मी वन सिंपल थिंग, इज द, इसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं, इज इट कांस्टेंट और वेरिएबल. लुक एट दिस इक्वेशन, वेरिएबल, पक्का वेरिएबल है, टाइम के हिसाब से वेरी हो रहा है. ओके, सिमिलरली यू विल स्टडी दिस इन मैग्नेटिज्म आल्सो. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया. सिमिलरली इफ आई वांट टू कैलकुलेट दिस फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, हाफ क्या आता है, बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, ठीक है. आपने ये किया, ठीक है, ठीक है. ओके, गुड. ओके, पक्का. अच्छा, मुझे पता, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तभी मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, मिनिमम. और जब मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, मिनिमम. पक्का. कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, नाउ लुक हियर, ठीक है. बाय द वे, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट आल्सो एज E नॉट डिवाइडेड बाय B नॉट, पक्का, ठीक है. ध्यान देना भी यहाँ पे. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है. बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मुझे बताओ अगर एनर्जी कहीं पे भी नहीं जा रहा तो कैन आई राइट डाउन द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू एवरेज मैग्नेटिक फील्ड, पक्का. आप पीक भी ले सकते हो, पीक से भी कुछ इशू नहीं होगा. जब ये अपना पीक पहुंच रहा है और ये दोनों अपने पीक पहुंच रहे हैं, तो दोनों का पीक सेम है या अलग अलग है, लिखे 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 लिखे, तो दोनों का पीक सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा, सेम. क्यों, मैं उसका भी रीजन बता रहा हूँ. मैं बी नॉट और ई नॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है. दिस एंटायर टर्म, ओके एवरीवन, लेट अस अंडरस्टैंड अ सिंपल थिंग. मान लेते हैं द एनर्जी डेंसिटी इन अ गिवन सेक्शन इज लेट अस से 4 किलो जूल्स, ठीक है. इसे अज्यूम करके चलते पर यूनिट पर मीटर क्यूब, ठीक है. अभी ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैक्सिमम रहेगा 4 किलो जूल्स पर मीटर क्यूब, वो टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0. और जब मैग्नेटिक फील्ड का 4 मीटर क्यूब रहेगा तभी इसका कितना हो जाएगा, 0. सो कहने से दे कैन बी इंटरचेंज्ड. एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का क्या रहेगा, सेम. इनफैक्ट इफ यू इवन इफ यू टेक द मैक्सिमम भी दोनों का क्या रहेगा, सेम. नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, इफ आई सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला ओवर हियर, हाफ एप्सिलॉन नॉट, अच्छा एवरेज का फॉर्मूला में डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्यों, साइन स्क्वायर का क्या हो जाता है, 1/2 इज इक्वल टू, आगे क्या आएगा, थोड़ा हेल्प में विद दिस, हाफ क्या आएगा, ये ई नॉट का स्क्वायर है, उसके जगह पे क्या आ जाएगा, बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या आने वाला है, म्यू नॉट, पक्का. सो कैन आई कैंसिल आउट, ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी नॉट का स्क्वायर खुद क्या आ गया, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. तो यस, ई नॉट बाई बी नॉट
विल बी इक्वल टू 1 बाई रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ई नॉट बाई बी नॉट खुद क्या होता है v, विच इज बेसिकली द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट का ऐसे ये फॉर्मूला आ जाता है। इज दिस पार्ट क्लियर? फॉर दिस मैक्सवेल अज्यूम दैट द लाइट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कौन से दो फील्ड्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दी मैग्नेटिक फील्ड। नाउ दे परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन डिफरेंट अपैरेटस और डिफरेंट मीडियम। तो अलग अलग मीडियम के लिए म्यू और एप्सिलॉन चेंज होते जाएगा, उसके हिसाब से दे कैलकुलेटेड द स्पीड ऑफ लाइट एंड इट परफेक्टली मैच दिस इक्वेशंस। ठीक है, इसके लिए बट सबसे पहले मैक्सवेल ने अज्यूम क्या किया, मेरा जो वेव है वो कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पक्का? बोलो। एनर्जी डेंसिटी सेम रहना चाहिए बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, E by V at any point, velocity तो constant है ना, speed of the light will be constant। नहीं, E को if I write E नॉट sin ओमेगा t और B नॉट cos ओमेगा t, ठीक है। अच्छा, ये वेक्टर फॉर्म में सबसे पहली चीज। सो दिस व्हेन दिस बिकम्स मैक्सिमम दिस कैन बी मिनिमम और देयर विल बी अ वेरिएशन। तो हम लोग डायरेक्टली इसको कंपेयर नहीं कर रहे, हम लोग ये टर्म को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नहीं समझो? फर्स्ट एडजस्ट मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, लिख के हाँ बोलो। स्पीड ऑफ लाइट सबसे पहले चीज, तो मैं ये दोनों को ऐसे डायरेक्टली डिवाइड कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में। सो आई एम ओनली टेकिंग द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, तो मतलब C विल बी इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय B नॉट। क्या सेम टाइम पे नहीं होगा? यस ऑब्वियसली नहीं होगा, परपेंडिकुलर रहेंगे। अच्छा एक सेकंड, मैं वो प्रूव करके बताता हूँ आपको, बस एडजस्ट डाउन। बोलो क्या डाउट है? उधर आपने F is equal to QE कर दिया ना सर। हाँ, आपने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को सेम माना ही कैसे? दो फोर्सेस इक्वल कैसे हो गए? इलेक्ट्रिक फोर्स और F is मैग्नेटिक equal to फोर्स QE किया तो QQ कैंसिल, तो E is equal to VB, करेक्ट ना? ये वाला हाँ, हाँ, तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को सेम कैसे माना? इक्वल कैसे होगा? इक्वल का पे ऑप्शन V भी है ना। नहीं वो बोल रहा है F is equal to QE एक फोर्स और F is equal to QVB है। तो फिर वो दोनों इक्वल कैसे हो गए? तो आप लोग कैंसिल कर सकते हैं ना Q को। Q तो स्केलर क्वांटिटी है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये वाला कैसे आया? फोर्स ना, व्हाट इज दिस फोर्स? पहले मुझे वो बता दो। सपोज कि एक चार्ज रहेगा, चार्ज इज मूविंग विद सर्टेन फील्ड और सर्टेन वेलोसिटी इन अ मैग्नेटिक फील्ड, पक्का? इट विल प्रोड्यूस सर्टेन फोर्स, पक्का? ओके, उसके ऊपर कुछ तो एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, पक्का? ओके, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप? अच्छा ओके, मुझे बताओ मैं उसको कंपेयर कैसे कर रहा हूँ। ओके, लुक, ठीक है, यहाँ पे देख लो। सो फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड, ओके, सपोज कि ये जो चार्ज है Q, इट वॉज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, लेट अस से इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, जो भी है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे एट दिस पॉइंट एटलीस्ट वो सीधा फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा, पक्का? सपोज मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रहता, तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगता था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q F by Q, पक्का? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल गिव मी द सेम फोर्स। और इक्विवेलेंट फोर्स के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया? QV into V। दो फोर्स को इक्वल किया है कैसे? दोनों का रिलेशन सेम दे रहा है ना मुझे। सर हम लोग को ये फॉर्मूला तब होता है जब डिफ्लेक्शन 0 होता है। सही है, डिफ्लेक्शन 0 होता है। बिल्कुल 0 ना, मतलब सर ये फॉर्मूला तब होता है E is equal to VB cos थीटा जब डिफ्लेक्शन cos थीटा या sin sin थीटा? थीटा जब डिफ्लेक्शन 0 होता है। डिफ्लेक्शन 0 होता है मतलब हाँ बराबर है, तीनों परपेंडिकुलर है। तो आपने यहाँ पे F is equal to QE कैसे लिखा है? बट फोर्स का, अच्छा फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है? अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स सेम डायरेक्शन में रहेंगे या नहीं रहेंगे?
मतलब सपोज, अच्छा ओके, यहाँ पे दो सिनेरियोस है। सबसे पहले तो एक चार्ज है, इसके ऊपर लेटर से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट हो रहा है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट हो रहा है, जिसके वजह से इट इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स F इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो मुझे बताना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में ही रहेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहेगा, F/Q। सही है, यहाँ तक मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ऐसे अज्यूम करके चलो, फोर्स नीचे लग रहा है, कहीं पे भी लग रहा है फोर्स, अगर वो नीचे लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे ही रहेगा। ऊपर से, अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है, अज्यूम करके चलो, ठीक है। ऊपर से नीचे एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है, उसके वजह से इट इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स डाउनवर्ड्स। ये सिनेरियो को पूरा हटा दो। सेकेंड सिनेरियो में अभी यहाँ पे आई कैन से दैट ये जो बॉडी है, लेटर से इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा फोर्स नीचे लगना चाहिए ना, F/B/I, तो बी, अच्छा आई ए वाले, अच्छा एक मैग्नेटिक इंडक्शन बाहर है अभी बोर्ड के, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन बाहर है बोर्ड के, तो मुझे बताओ उसके वजह से इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, मान लेते हैं वो सेम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, हाँ सेम, और ये फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा, QVB, F2 जो भी है, ठीक है। तो F/Q का खुद का वैल्यू क्या हो जाएगा, V × V हो जाएगा ना, इफ इट इज प्रोड्यूसिंग द सेम इफेक्ट। सेम इफेक्ट कर रहा है, ऐसा उसने ऑब्जर्व किया कि माना। हाँ तो इसलिए तो मैं, अरे तो फिर मैं फोर्स इक्वेट कैसे कर सकता हूँ? अरे बट इक्वेट करते समय तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ना, इट इज प्रोड्यूसिंग सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहता एंड इट इज प्रोड्यूसिंग द सेम इफेक्ट, तो ऐसे कुछ होता था, पक्का? ठीक है, पक्का बोलो। अच्छा BDA कैसे जीरो आया, सिंपल है, मैग्नेट जो होते हैं वो हमेशा क्लोज लूप में एग्जिस्ट करते हैं। सो इफ आई टेक अ गॉसियन सरफेस ऐसे, तो अंदर कितना हो जाएगा, 0 +n -n, इसको +n, आपको क्या लिखते हो मुझे आइडिया नहीं, +n -n में लिखते, प्लस म्यू लिखते रहोगे, वरना हमें लिखते हैं छोटा m लिखते हैं, ठीक है। कौन सा एवरेज लोगे तो साइन स्क्वायर का एवरेज क्या आता है, 1/2 आता है ना, AC में भी तो किया, चाहिए तो मैं इंटीग्रेशन करके बता देता हूँ, बट वो जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है एवरीवन, अच्छा बाय द वे V का लॉजिक चाहिए आपको, एवरीवन देखिए, V का वैल्यू मैंने E/B लिख दिया और सीधा सीधा E0/B0 लिख दिया, ऐसे कैसे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यूज तो है, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ओके, कैन आई राइट डाउन E will be equal to at any given point, अच्छा मैं इसको, अभी मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, आई डोंट वांट द डायरेक्शन, बट एक चीज़ समझो कि वेलोसिटी E और B तीनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर, पक्का। सो कैन आई राइट E इज इक्वल टू VB, अच्छा ये जनरल फॉर्मूला हो गया मेरा किसी के लिए भी, बट EM वेव के लिए ये दोनों एक दूसरे को क्या रहना चाहिए, परपेंडिकुलर, पक्का। अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं, अगर मैं परपेंडिकुलर लिख लूँ तो साइन थीटा आ जाएगा, पक्का। तो मुझे बता थीटा कितना है दोनों के बीच में, वेलोसिटी और B वेक्टर के बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 0। सो V का वैल्यू आ गया यहाँ पे E/B, सही है ये चीज़, क्या, अच्छा थीटा 90 है, सॉरी, साइन थीटा आ जाएगा 1, पक्का। यहाँ पे आ गया E/B, ठीक है, सही है, ठीक है। शैल आई प्रोसीड, सिंपल सा है, ठीक है, ओके ओके। यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, ओके।
आई थिंक सो वी आर डन विद द EM waves. यहाँ पे एक हाथ सम एक मिनट क्वेश्चन बनना. ओके, राइट डाउन. Okay, write down, everyone write down. If for an EM wave, at any given time, if for an EM wave at any given time, ये किस में आया था? मेंस में कहीं पे तो आया था, मुझे पता नहीं है. ठीक है. If for a EM wave at any given time, electric field is 6.3 J cap. Electric field is 6.3 J cap volt. 6.3 J cap volt. सही है या गलत है यूनिट? वोल्ट पर मीटर आएगा ना? राइट डाउन, वोल्ट पर मीटर. Calculate the magnetic field if the frequency is, calculate the magnetic field if the frequency is 100 megahertz. If the frequency is 100 megahertz. चलो फटाफट. क्या गया? हा बोल, काय झालं? जसं एप्सिलॉन नॉट एक प्रॉपर्टी असते मीडियमची, जसं एप्सिलॉन नॉट एक मीडियमची प्रॉपर्टी असते की ते इलेक्ट्रिक फील्ड इथे पास होऊ शकते. काय एप्सिलॉन नॉट जशी एक प्रॉपर्टी असते, हां हां इलेक्ट्रिक फील्ड पास हां हां बरं बरं. सब युनिट काय प्रॉपर्टी चे मॅग्नेटिक फील्ड किती स्ट्रेंथ दाखवेल? फॉर एक्झाम्पल तेवढंच असेल. फॉर एक्झाम्पल मॅग्नेट्स काय असतात यात, म्हणजे बेसिकली द मॅग्नेटिक फील्ड स्टॅक होतात. मॅग्नेटिक फील्ड हाय. जसं की सॉफ्ट आयर्न कोर वगैरे झाले, ते झालं आहे तुम्हाला? ट्रान्सफॉर्मर त्यात आपण सॉफ्ट आयर्न कोर घेतो, कारण बिकॉज इट अट्रॅक्ट्स ऑल द मॅग्नेटिक फील्ड टुगेदर. क्या गया? हो गया 2.1 इंटू 10⁻⁻⁸. मुझे नहीं पता, क्वेश्चन ऐसे ही आया था. फ्रीक्वेंसी का कोई यूज ही नहीं है. फ्रीक्वेंसी का टेक्निकली कोई यूज ही नहीं है. सी इज इक्वल टू E0 बाई B0 लिख सकते हैं. अच्छा, ये ऑप्शो किसको ये डाउट नहीं है कि E बाई B से E0 B0 कैसे आया? नहीं ना? है मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो E0 का भी मैक्सिमम होगा, B0 का भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि C क्या है? कांस्टेंट. एंड बेस्ड ऑन दिस थियरी, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ओके आगे आंसर 21 नैनो टेस्ला. ठीक है, ओके. आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस. ओके, आ गया ना? 2.1 इंटू 10⁻⁸. सही है. ओके, चलो यहाँ पे EM waves, वी आर डन विद द EM waves. अभी बस आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बाकी है यार, उसमें पूरा लिखना है. सो आपको पहले एवरीवन डू नॉट टॉक.
अच्छा एवरीवन, ओके क्या आपको पहले प्रोपोगेशन ऑफ द ईएम वेव्स एवरीवन, यू मे स्टार्ट राइटिंग डाउन दिस पार्ट. ओके, आपको लिखना है इसमें, ठीक है. सो बेसिकली लास्ट पार्ट है ये वैसे भी, ठीक है. ओके, राइट डाउन 1 2 3 4 5 6. आपको ईएम वेव्स का पार्ट, बस इसका प्रोपोगेशन आपको याद रखना है. जितना कट शॉट हो सके उतना मैंने कट शॉट किया है यहाँ पे, और आपको ज़्यादा लिखना नहीं है. द फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज द ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन. जितना फास्ट लिखोगे उतना जल्दी हम लोग घर पे जा सकते हैं, ठीक है एवरीवन. राइट डाउन. क्या दो भी बच सकता है, क्या बता. देखो 6 स्लाइड भर के आपको लिखना है, ठीक है. हाँ मैं फॉरवर्ड तो कर दूंगा, ये क्या है. यस, जस्ट राइट दिस डाउन. मैंने जितना हो सके उतना कट शॉर्ट करके दिया है. एनसीईआरटी में से ये सब बेसिक चीज़ें ही है, ठीक है. ओके, सो ओके, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन इज बेसिकली यूज फॉर द लोकल ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है. ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है. ओके, इसका रेंज अगर आप देखोगे 2 मेगाहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज. ओके, ये जनरली फॉर लोकल बैंड ब्रॉडकास्टिंग, मतलब आपके रेडियो वेव्स वगैरह ये सब यहाँ से फ्लो होते हैं. सबका लिख के हुआ तभी हम लोग छोड़ेंगे. नहीं, डेमोक्रेसी. लिखो 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 लिखो. ये हो गया आपका पहला टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. सेकेंड है स्काई वेव प्रोपोगेशन. ठीक है, डन. बोलो. लोकल बैंड ब्रॉडकास्टिंग का मीनिंग होता है कि आपका नॉर्मल जो लोकल रेडियोस वगैरह होते हैं उसके लिए ये यूज़ होता है. ये इसका आप ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस प्रोपोगेशन नहीं कर सकते, ठीक है. स्काई वेव प्रोपोगेशन मतलब अगर आप देखोगे, स्काई वेव प्रोपोगेशन इज एन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जहाँ पे अगर आप देखते हो तो आयोनोस्फीयर जो होगा, आयोनोस्फीयर का अगर आप देखोगे सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. डॉट टॉक सेकंड बेंच देख लो. तो आपका जब आयोनोस्फीयर रेयर मीडियम हो गया, एंड व्हेन द लाइट गोस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो क्या हो जाता है, TIR हो जाता है. तो वो यूज़ करके हम लोग स्काई वेव प्रोपोगेशन करते हैं. इसका ये सब फॉर्मूले आप देख सकते हो, ठीक है. क्या नंबरिंग रॉन्ग का कैसे? अच्छा सॉरी, मेरे इसमें नंबरिंग प्रॉपर ही है, आपके इसमें उल्टा है. हाँ सच में, देखो रहेगा तो सही. विश्वास ही नहीं है मेरे पे. अच्छी बात है वैसे, बट ठीक है, आपने बोला था आधा घंटा जल्दी छोड़ूंगा. नेक्स्ट टाइम.
भाई लकी है तो ये गवर्नमेंट के अंदर है। तो देखा ना नेपाल में क्या हुआ। ऐसे ही टाइम पास में छोड़ थर्ड स्पेस वेव प्रोपोगेशन। क्या कभी कभी पूछते हैं, ये सेकंड पार्ट में कभी कभी पूछते हैं, nmax इज द डेंसिटी, f इज द क्रिटिकल। हाँ, और बोर्ड्स में भी पूछते हैं ये चीज़ें, तो डेंसिटी आपका नंबर डेंसिटी होता है वो तो दिया रहता है। स्पेस वेव प्रोपोगेशन जल्दी लिख लो। आप हर एक बार लिख के ऐसे सिर ऊपर करते तो एक लाइन और बढ़ जाता है। हाँ, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 5 है। हाँ, बोर्ड से वगैरह ये पूछने के चांसेस है, तो थोड़ा सा। एंड माइंड यू, आपकी सीनियर बैच में ही आई थिंक सो, ये मैंने बोला है आपको, एक को आईआईटी मिला था, एक को आईआईटी नहीं मिला, सिर्फ बोर्ड्स की वजह से। ठीक है, सॉरी। लगेगा एक उसे जब पढ़ लेना ऐसा सोच के तू सब शादी में जाना बंद कर क्या हुआ? इसको मतलब we just बोलो। वो मना नहीं कर रहा है। सेफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा ओके, मुझे बताओ एक सेकंड ना, आप जो डेंसर टू रेयर रिफ्लेक्शन होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद किसके ऊपर डिपेंड करता है? कलर ऑफ लाइट पे ना। वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो हर एक की फ्रीक्वेंसी का लिमिट है, लिख लो फटाफट। डेंसिटी, नंबर डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डेंसिटी कितना है, क्वेश्चन में दिया रहता है पर मीटर क्यूब। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, वो नंबर एडजस्ट करके आता है, इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्मूला कैसे है। आपको थोड़ा सा मैं बोर्ड्स का भी प्रैक्टिस दे रहा हूँ कि आपको लिखने का थोड़ा थैंक यू। क्या? मैंने लास्ट सैटरडे बोला था। चलो चलो मैं तो मिल जाएगा 10-15 मिनट। हाँ करो। पर आप कंफर्म करो, फिर आप बैकआउट मतलब करोगे तो हम तो चाहिए नो टेक बैक। मैं आ जाऊँ, मैं तो यहाँ पे ही हूँ पर आपको कोई डाउट सेशन वगैरह ऑनलाइन। नहीं आ जाए तो पढ़ेंगे।
आपका घर है 12 वालों का नहीं बोला। क्या नहीं सर कोई नहीं जाएगा। कहाँ पे? बोलो। संडे इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा मुझे मोस्टली तो इंडिया ही देखा देखा यूएई हो ना। हाँ यूएई नहीं ओमान। ठीक है डन। क्या मुझे चलेगा ये तो। डन। फटाफट लिख लो। 5 स्लाइड और लिखना है। चलो पढ़ो। 5 स्लाइड बहुत छोटे छोटे से नहीं वो इससे बहुत छोटे। डन। अच्छा नेक्स्ट इसमें जा रहा हूँ हो गया ना। ओके सो नाउ द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। ये पेन नीचे मत रखो ऐसा आपको क्यों लग रहा है? ठीक है अच्छा एकदम बेसिक से एलिमेंट्स है। ठीक है सो क्या सो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम विल बी दिस। ठीक है इंफॉर्मेशन सोर्स मतलब जो आपका मेन जो इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। फॉर एग्जांपल सपोज कि हाँ सपोज कि आप क्लास में आज कुछ हो गया और अपने फ्रेंड को आप बता रहे हो। ठीक है तो आप हो गए इंफॉर्मेशन सोर्स। पक्का आप उसको कॉल करते हो टेक्स्ट करते हो या फिर मेल करते हो इसके हिसाब से आपका ट्रांसमिशन हो जाएगा। पक्का ओके या कबूतर भेजोगे जो भी है। ठीक है ओके ठीक है। चैनल मीन्स द मीडियम दैट यू आर यूजिंग इंटरनेट वॉइस या फिर कैसे। ठीक है हो जाएगा चैनल। आपका फ्रेंड हो जाएगा रिसीवर एंड वो इंफॉर्मेशन का वो क्या करेगा वो हो जाएगा यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है एंड whenever you are on call with your parents especially आपके फ्रेंड्स अननेसेसरी वॉइस प्रोड्यूस करते हैं उसका हम लोग बोलते हैं नॉइस। ठीक है अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो होगा हो जाएगा आपका नॉइस। ठीक है ओके एक्सपीरियंस है मैं ही वो फ्रेंड हूँ। ठीक है ओके सो ओवर हियर ओके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम ये छोटे छोटे से फटाफट लिख लो। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन स्पीच पिक्चर फैसिमल क्या होता है? एकदम इजी है एक्चुअली। हाँ ये फैक्स मशीन है। फैक्स मशीन का फुल फॉर्म वो है। ठीक है ठीक है और डेटा ट्रांसमिशन जो आपका इंटरनेट हो जाएगा। नेक्स्ट बेस्ड ऑन द सिग्नल ट्रांसमिटेड दो तरीके के होते हैं डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल मतलब क्या हो जाएगा जो डिस्क्रीट फंक्शंस उठाएगा। ठीक है और एनालॉग मतलब एनालॉग मतलब आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। अच्छा मॉड्यूलेशन होता क्या है?
नहीं, यहाँ पे देखो, दो चीज़ें होती है। सबसे पहले whenever I am calling someone, तो whenever I am calling someone, तो मुझे बताओ आपके फ़ोन को पता कैसे चलता है कि किसको फ़ोन लगाना है? बेस्ड ऑन द फ़ोन नंबर। पक्का आपका जो नंबर होता है वो क्या होता है? आपका फ्रीक्वेंसी। पक्का। तो लेट अस से, लुक हियर, अच्छा ये जो है लेट अस से यू आर सेंडिंग अ टेक्स्ट, ठीक है? एक सेकंड यहाँ पे देख लो, बाद में लिख लेना, ठीक है? 2 मिनट आप भी आराम कर लो, एवरीवन लुक हियर, ठीक है? सो बाद में वापस लिख लिखिए। सपोज यू आर सेंडिंग अ वॉइस मैसेज, ठीक है? तो आपका वॉइस मैसेज ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो फिर ऐसे कुछ हो जाएगा। आपका वॉइस मैसेज का जो सिग्नल होता है इट इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है? बीच में आप रो रहे हो तो यहाँ पे ऐसे साइलेंट, ठीक है? आपको कोई तो मार रहा है तो कुछ ऐसे आ जाएगा। पक्का? सो दिस इज द वॉइस मैसेज, ठीक है, विच इज नॉट कांस्टेंट। पक्का? अच्छा, अभी मॉड्यूलेशन मतलब क्या हो जाता है? आपका फोन नंबर का फ्रीक्वेंसी और ये दोनों फ्रीक्वेंसी जब भी मैं ओवरलैप कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा मॉड्यूलेशन। इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का? अच्छा, बट मुझे एक सिंपल सा चीज बताओ, जो रिसीव कर रहा है उसको सिर्फ यही सुनना है ना, ठीक है? तो मुझे ये रेड वाला फ्रीक्वेंसी हटाना है, तो क्या कर सकता हूं मैं? यस, कैन आई से एक आउट ऑफ फेस वाला सिग्नल सेंड कर लूं? तो कहने से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये रेड वाले को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन, जो येलो वाला है वो उसको हम लोग बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। ओके, सिंपल सा। सेंडर जब भी सेंड करेगा इसके साथ जाएगा, रिसीवर ऐसे अपोजिट आ जाएगा, ठीक है? लिख लो। नहीं, ये आप ऐसे आर्टिस्टिक थोड़ा ड्रॉ मत करना, ठीक है? डन। मैं 2 मिनट पीपीटी क्लोज कर रहा हूँ तो आप आराम कर सकते हो। मेरी मर्जी, क्यों मतलब? समझेगा आपको, देखो क्या अच्छा हो गया सबका लिखे? मैं 2 मिनट पीपीटी क्लोज कर रहा हूँ। I have a okay, have a nice day. Then yes, किसके बारे में? हाँ, बट एग्जॉस्टिंग स्पोर्ट है। मतलब आप हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं खेल सकते, मतलब मैं तो नहीं खेल सकता हाफ एन आवर से 1 to 1 में। नहीं, विदाउट ब्रेक हाफ एन आवर खेल सकता, विद ब्रेक ज़्यादा खेल सकता। 1 to 1 में डबल्स रहेंगे तो ठीक है, फिर डबल्स, बट डबल्स हो 1 पॉइंट के बाद आप वो किचन एरिया में आ जाए तो फिर वहाँ पे ही गेम चलता है। अरे वो किचन नहीं पाएगा। पिकल बॉल। एक सेकंड में ये क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, जिसका भी बाकी है एक बार साइड से देख के कंप्लीट कर लेना। मैं 2 मिनट इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है? क्या कुछ नहीं भेज रहा? ओके, सो आई होप सो ये चल रहा है, ठीक है? देखिए कौन से पेज पे थे हम लोग? ओके, सो ओके, ये वाला हो गया था हम लोग का। ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है? शायद से इसमें आगे आगे होगा, ठीक है? देखते हैं।
Okay, हो गया ये, ठीक है, ओके. सो द नेक्स्ट वन, ठीक है, अभी 2 ही स्लाइड बाकी है, ठीक है, ध्यान देना. 2 ही स्लाइड बाकी है, ठीक है. बिलीव मी, ठीक है, अभी आपके 2 ही स्लाइड्स बाकी है, ठीक है, ओके, लिखने वाला. सो अच्छा ये हो गया, लिख के ये लिख लो पहले, ठीक है, देख के लिख लेना यहाँ पे साइड में, ठीक है, लिख लो फटाफट. तो ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी फेस या फिर पल्स मॉड्यूलेशन, यहाँ पे ऐसे कुछ होता है, ठीक है. सो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं. सो व्हाट आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है. ये टर्म्स जनरली आपको कंपनीज में वगैरह काम आते हैं. अभी आपको एकदम ऐसे ये नहीं है, ये लास्ट पार्ट है आपके इसका, ठीक है. द फर्स्ट वन विल बी द ट्रांसमीटर. ट्रांसमीटर विल बी समवन हु सेंड्स द सिग्नल, ठीक है. सेकंड विल बी द सिग्नल. ऑब्वियसली द सिग्नल विल बी द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड. सिग्नल जनरली अगर आप देखोगे तो अभी 2 ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल 2 ही पार्ट में होते हैं. एक तो डिस्क्रीट होता है या फिर कंटिन्यूस. डिस्क्रीट को हम लोग बोलते हैं डिजिटल, कंटिन्यूस को हम लोग बोलते हैं एनालॉग, ठीक है. देख लेना. Third, transducer. It is an interesting device which converts one form of energy into another. For example, when you are standing on a weighing machine, तो अभी आपका कौन सा फोर्स है वो मैकेनिकल फोर्स, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है ना. ओके, सो दिस इज अ ट्रांसड्यूसर. नॉइस, अनवांटेड, सीई नहीं है, ऐसी है, ठीक है. एटेन्युएशन. एटेन्युएशन इज द लॉस ऑफ एनर्जी. एटेन्युएशन इज द लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है. अच्छा, एनर्जी लॉस होगा तो उसको इंक्रीज भी करना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्लीफिकेशन, ठीक है. एम्प्लीफिकेशन आपने अगर देखा है तो पूरा पेज भर के हो, ठीक है. तो नेक्स्ट, रिसीवर. रिसीवर मतलब जो आपका सिग्नल्स को रिसीव करेगा, ठीक है. रेंज. रेंज मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक सिग्नल्स वैलिड है, ठीक है. एंड बैंडविड्थ. बैंडविड्थ मतलब कितने स्पेक्ट्रम में ये पॉसिबल होता है. फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया का अगर आप देखोगे नंबर इज +91, तो 91 के अंदर जितने भी आपके फ्रीक्वेंसी आएंगे वो आपको इंडिया को कनेक्ट करेगा, ठीक है. दैट विल गिव मी द बैंडविड्थ. मॉड्यूलेशन, ठीक है ना. और भी मॉड्यूलेशन, ठीक है, मतलब जैसे हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे. डीमॉड्यूलेशन मतलब वाले पार्ट को हम लोग निकालेंगे, ठीक है. एंड इफ आई वांट टू सेंड द सिग्नल ओवर अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, आई विल यूज समथिंग कॉल्ड एज रिपीटर्स. बट आजकल ये रिपीटर्स का इतना जरूरत बहुत आपको इतने बड़े बड़े रिपीटर्स यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे. लार्ज स्केल आपको स्मॉल स्केल रिपीटर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है. तो आपको ट्रेडिशनल रिपीटर्स आजकल नहीं दिखाई देंगे, ठीक है. रिपीटर मतलब बार बार जो टावर्स लगते हैं इन ऑर्डर टू सेंड द सिग्नल, ठीक है, वो रिपीटर होते हैं. बट आजकल हम लोग फाइबर केबल यूज करते हैं तो उतने रिपीटर्स का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है. तो आजकल आपको इतने रिपीटर्स दिखाई नहीं देंगे एक्सेप्ट इन नीट. बट ओके, सो आर यू डन विद दिस? सो आई होप सो इट प्लेस अ लिटिल, ठीक है. आई होप सो कि वॉइस आएगा उसका. सो लेट अस सी, ठीक है. ओके, तो पेन नीचे. आर यू रेडी टू लिसन टू दिस? ओके, ठीक है, देखते हैं, ठीक है. आई होप सो आवाज़ आएगा इसमें से. कैरियोके टाइप है बट फॉन्ट आई थिंक सो छोटा सा है, ठीक है. ओके, A transmitter refines what the message will say, processes the signal, then sends it away. The signal is knowledge, reshaped and dismissed. Turn up the beat, let's vibe to this. A transmitter refines what the message will say, processes the signal, then sends it away. The signal is knowledge, reshaped and dislined. Information
creation converted to ride on the line. The transducer's the wizard, it changes the form. Energy transforming like calm to the storm. But noise tries to enter, disturbing the stream, polluting the current, corrupting the dream. Attenuation creeps in, makes the power grow thin. As the medium resists, the wave weakens within. Amplification responds, gives the signal its height. Boosts the vibration, sets the current alight. From the source to the speaker, the journey is long. Every block in the chain keeps the message strong. Through the static, the chaos, the distance, the rain, communication survives, the signal remains. The receiver's the gatekeeper, sifting the sound, pulling truth from the chaos till clarity's found. The range marks the boundary, the distance it flies, defines how far signals can live in the skies. Bandwidth's the kingdom, the spectrum it rules, the space for the signals, the lifeblood of tools. Modulation's the craft, where low waves combine with high waves as carriers, they travel through time. Demodulation's the art, stripping layers away, restoring the message to what it would say. And repeaters rebuild it, extend the domain, push the signal much further through mountains and rain. From the source to the speaker, the journey is long. Every block in the chain keeps the message strong. Through the static, the chaos, the distance, the rain, communication survives, the signal remains. Service outage device, the chain would collapse. No signal, no message, no beats, no raps. It's the science of voices, the tech of the age, the unseen connection that powers the stage. So respect the transmitter, respect every wave, respect all the signals that distance can save. From noise to attenuation, the challenges rise, but amplification lifts it, keeps hope in the skies. Receivers will listen, repeaters will fight. Bandwidth's the canvas, modulation's the light. Demodulation uncovers what's hidden inside, the truth of the message that distance can't hide. From the source to the speaker, the journey is long. Every block in the chain keeps the message strong. Through the static, the chaos, the distance, the rain, communication survives, the signal remains. अर्थ एटमॉस्फेयर ये लास्ट पार्ट है एंड ये लास्ट आपको ये मेंस में आया भी था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो आपको बस रेंज याद रखना है, ट्रोपोस्फियर का रेंज, टेम्परेचर, स्ट्रेटोस्फियर और ठीक है। अच्छा, आपको एक याद रखना है, इसमें ओजोन लेयर किस में है? स्ट्रेटोस्फियर में। एंड मोस्ट ऑफ द जो मेटेरॉइड्स आपके रहते हैं, ठीक है, दे बर्न आउट इन मेसोस्फियर, ठीक है। वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है एंड मेसोस्फियर का रेंज भी, मीन्स इफ़ यू चेक द रेंज, मेसोस्फियर का रेंज ऐसा है जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इट कैन बर्न आउट इजीली, ठीक है। लास्ट वाले एक्सोस्फियर को हम लोग आयनोस्फियर भी बोलते हैं, जहाँ पे ड्यू टू इंटेंस हीट एटम्स डोंट एग्जिस्ट, मोस्ट ऑफ देम दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। यहाँ पे बहुत सारे आपको डिफरेंस जो देख रहे हो वो ओवरलैपिंग भी है, ठीक है, वो आपको ओवरलैपिंग डिफरेंस भी रहेगा, ठीक है। हाँ, इतना नहीं, अर्थ पे इससे भी ज़्यादा बढ़ता है। अर्थ पे इफ़ यू कंसिडर द हाईएस्ट टेम्परेचर आई थिंक सो वाज नहीं 50 से भी ज़्यादा है, हाँ 60 के आसपास है, 58 59 है, क्योंकि अगर आप देखोगे 50 डिग्री सेल्सियस महाराष्ट्र में भी गिरता है, भूसावल पता है आपको, वहाँ पे गिरता है 50 के आसपास। एंड द लोएस्ट टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड अंटार्कटिका में, देयर इज अ स्टेशन कॉल्ड एज वॉस्टॉक, वहाँ पे 70 के आसपास कितना था, 86 है शायद से, आई थिंक सो, -86 है शायद से, मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं मुझे। वो कोल्डेस्ट लिविंग सिटी है शायद से, दिस सिटी नहीं, आई डोंट नो। एक अंटार्कटिका का, दुनिया का अभी सबसे लोएस्ट रिकॉर्डेड में अंटार्कटिका का है, वॉस्टॉक, यूएस।
बोलो। जब भी हम एक्सोस्फीयर या आयोनोस्फीयर में जाते हैं तो टेम्परेचर कम रहना चाहिए बिकॉज़ यू आर रीचिंग आउटर स्पेस। उल्टा का क्यों बढ़ रहा है टेम्परेचर? क्या? व्हेन यू आर रीचिंग आउटर स्पेस यूजुअली बोलते हैं इट्स वेरी चिल्ड, इट्स वेरी कोल्ड। नहीं, टेक्निकली क्या हो जाता है, इवन दो यू चेक इन द एक्सोस्फीयर 1200 मतलब से लेके 2500 तक है, बट यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि डेंसिटी बहुत कम है, तो आप उतना एक्सपीरियंस नहीं करोगे। ओके सो यू मे क्लोज योर बुक्स एंड ओके एंड ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सो ओके, अच्छा हो गया सबका ही? ओके यू मे, अच्छा एक लास्ट स्लाइड, वैसे भी आप ये भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।